इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मोहम्मद गौरी का इतिहास। सबसे पहले मैं बात करूंगा तबकात नासिरी और इसके बाद पृथ्वीराज रासो की। मोहम्मद गौरी से पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भारत आए। उन्होंने लूटपाट की और चले गए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामिक सत्ता की शुरुआत की और ये सत्ता लगभग 800 वर्षों तक चली। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की। ऐतिहासिक तथ्यों से मतलब है कि अगर हम किसी शासक का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। तबकात नासिरी, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तबकात नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी और उसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि तबकात नासिरी, इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का वर्णन किया गया है। इसमें तराइन का युद्ध का वर्णन भी है और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कैसे तोड़ा गया उसका भी वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मोहम्मद गौरी के इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कुछ पहलुओं का इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी और उसमें भी मोहम्मद गौरी का कुछ इतिहास मिलता है। इसीलिए मोहम्मद गौरी के इतिहास को जानने के लिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों ग्रंथों को याद रखना है, पहला तबकात नासिरी और दूसरा पृथ्वीराज रासो। तो इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से हमें मोहम्मद गौरी के इतिहास का पता चलता है। तो ये तो थे ऐतिहासिक तथ्य। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के इतिहास पर। मोहम्मद गौरी का परिचय, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे परिचय की। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149-50 ईस्वी में अफगानिस्तान के गौर प्रांत में हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जन्म 1149-50, कहीं 49 लिखा है तो कहीं 50 लिखा है, तो 1149-50 ईस्वी में अफगानिस्तान के गौर प्रांत में हुआ था। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी के मध्य में था। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी का स्वतंत्र शासक के रूप में शासनकाल 1202 से 1206 ईस्वी के मध्य में था। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में शासक बने, लेकिन उस समय वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में केवल उनका 4 वर्ष का शासनकाल था। 1202 से 1206 ईस्वी के मध्य में था। मोहम्मद गौरी सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। देखिए इस्लाम में 2 पार्ट माने जाते हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, तो ये मोहम्मद गौरी सुन्नी के समर्थक थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सुन्नी धर्म के समर्थक कौन थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की राजकीय भाषा फारसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम आए तो उनकी जो भाषा थी वो अरबी भाषा थी, लेकिन यहाँ पे फारसी भाषा लिखी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद गौरी की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। मोहम्मद गौरी का इतिहास। अब बात करते हैं इतिहास पर। अभी तो मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा था मोहम्मद गौरी के बारे में, क्योंकि बेसिक जानकारी जो शुरुआती जानकारी थी वो मैं आपको दे रहा था। अब करते हैं मुख्य मुद्दे की बात। मोहम्मद गौरी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित गौर प्रांत के शासक थे। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान नाम का कोई उस समय देश नहीं था, वो ईरान के अंतर्गत आता था। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो अफगानिस्तान जिसे हम कहते हैं, और कुछ हिस्सा भारत के अंतर्गत आता था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो गौर प्रांत के शासक थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण कर गजनी का सिंहासन प्राप्त किया था। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मोहम्मद गौरी को 1173 में उनके भाई के द्वारा, जिनका नाम था गयासुद्दीन, तो भाई के द्वारा गजनी का शासक बनाया गया था। उसी समय मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी किसने? मोहम्मद गौरी ने।
1173 में ही मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गौर प्रांत के शासक बने थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 1173 में मोहम्मद गौरी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था गयासुद्दीन, तो वो गौर प्रांत के शासक बने और उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को गजनी का शासक नियुक्त किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब गजनी का शासक नियुक्त किया और सिंहासन प्राप्त किया तो उसी समय मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी 1173 से 1202 ईस्वी के मध्य अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन गजनी के शासक रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि 1173 से 1202 ईस्वी के मध्य में मोहम्मद गौरी स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के अधीन गजनी के शासक थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि वो स्वतंत्र शासक थे, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि उस समय जो सिक्के जारी किए गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, उन सिक्कों पर मोहम्मद गौरी का नाम नहीं बल्कि गयासुद्दीन का नाम है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी स्वतंत्र राजा नहीं थे, बल्कि गयासुद्दीन के अधीन शासक थे। मोहम्मद गौरी 1202 से 1206 ईस्वी के मध्य स्वतंत्र शासक के तौर पर गौर प्रांत के शासक रहे। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1202 से 1206 ईस्वी के मध्य में ही ये स्वतंत्र शासक के तौर पर इन्होंने शासन किया था, क्योंकि 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद गौरी ने गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1202 में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1202 में जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, इसके बाद सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। तो इसीलिए कभी कभी इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है इनका पूरा नाम सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी संसबानी वंश के शासक थे, परंतु कुछ इतिहासकारों ने गौर वंश का शासक माना है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी ने स्वयं को संसबानी वंश का शासक बताया है, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं कहीं पे गौर वंश का शासक लिखा हुआ है। मोहम्मद गौरी की राजधानियों का क्रम देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानियों का क्रम सबसे पहली जो राजधानी थी वो फिरोज कोह में थी। फिरोज कोह आधुनिक अफगानिस्तान में है। फिर हेरात को राजधानी बनाया, ये भी अफगानिस्तान में है। इसके बाद गजनी को राजधानी बनाया, ये भी अफगानिस्तान में है। और अंत में लाहौर में राजधानी बनाया और लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आपको यहाँ पर ये राजधानियों का क्रम याद रखना है और इनमें से दो राजधानियां आपको याद रखनी है, एक तो पहली राजधानी और गजनी। आपको ये दो राजधानियां याद रखनी है। मोहम्मद गौरी की भारत विजय। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की भारत विजय पर। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था, जिसमें वहां के सिया शासक को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। उसी समय सिंध के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो सारा का सारा क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था और मुल्तान आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था मुल्तान के विरुद्ध, और वहां एक सिया शासक शासन कर रहे थे, तो उन्हें पराजित करके विजय प्राप्त की थी। और इस विजय को प्राप्त करने के बाद उसी समय यानी कि 1175 ईस्वी में ही सिंध के लिए प्रस्थान किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने, और सिंध के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1176 ईस्वी में भेरा के विरुद्ध किया था और वहां की रानी ने स्वयं अपने राजा को विष दे के मार दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, 1176 में दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था भेरा, जिसे आधुनिक उच्च के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। तो उसके विरुद्ध में किया था। तो वहां की रानी ने क्या किया था पता नहीं, वहां की रानी और मोहम्मद गौरी के मध्य में क्या रिलेशन था, ये किसी भी इतिहासकार ने इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। तो रानी ने स्वयं अपने राजा को जहर दे के मार दिया था। तो ये यहाँ की थोड़ी सी एक कहानी है, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें भीम द्वितीय ने अपनी मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने किसके विरुद्ध आक्रमण किया था?
अनहिलवाड़ा के जो सोलंकी राजा थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, तो मूलराज द्वितीय के विरुद्ध में आक्रमण किया था। तो ये युद्ध हुआ था आबू पर्वत के निकट में हुआ था और यहाँ पे नायिका देवी के नेतृत्व में, जो कि भीम द्वितीय की माता थी, तो नायिका देवी के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरह पराजय हुई थी। सभी भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय पहले राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, तो वो थे मूलराज द्वितीय जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की और उस समय पेशावर पंजाब के राजा के अधीन था। मैं आपको बता दूं कि पेशावर भी आधुनिक पाकिस्तान में ही है। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर के शासक खुसरो मलिक के विरुद्ध आक्रमण किया था जिसमें खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया था। खुसरो मलिक गजनवी वंश के अंतिम शासक थे। यहीं से गजनवी वंश पूर्णतः समाप्त हो गया था। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो मलिक। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। 1189 में मोहम्मद गौरी के द्वारा तावर हिंद के किलों पर अधिकार कर लिया गया था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि तावर हिंद के किलों पर अधिकार कब किया गया था, 1189 में किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, और यहीं से तराइन के प्रथम युद्ध की नींव गिर गई थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर खदेड़ दिया था। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था, और ये किसके मध्य में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। ये आपको यहां पे ध्यान देना है। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सेना नायकों सहित 1 वर्ष तक युद्ध कौशल का प्रशिक्षण किया। तो चलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय हुई। इस पराजय का अपमान न सहने के कारण क्या किया था मोहम्मद गौरी ने कि 1 वर्ष तक अपने सेना नायकों सहित युद्ध कौशल का प्रशिक्षण किया, यानी कि युद्ध की जो कलाएं होती हैं वो सीखी थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ गोविंद राय, खांडे राय, बदमसा रावल आदि थे। मोहम्मद गौरी के साथ खारबक, इलाह, खरमेल, मुकलवा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कोबाचा, ताजुद्दीन यलदौज आदि थे। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की प्रशिक्षित सेना के सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना टिक नहीं पाई और युद्ध में उनकी पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान को आधुनिक हरियाणा में स्थित सिरसा के पास बंदी बना लिया गया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और ये युद्ध भारत के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक धार्मिक स्थिति दोनों ही बदल चुकी थी। इस युद्ध की शुरुआत होने से पहले पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि देश के संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को आमंत्रित किया था। उन्होंने सिर्फ एक राजा को छोड़ के, वो कन्नौज के राजा जयचंद थे, उनको छोड़ के देश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। फिर एक संघ बनाया था, एक संघ बनाया और उसमें एक सेना बनाई थी। उस सेना के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, लेकिन मोहम्मद गौरी की प्रशिक्षित सेना के सामने वो सेना टिक नहीं पाई और तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी हार हो गई थी। जब उन्हें लगा कि हमारी सेना हार चुकी है, इसके बाद उन्हें सिरसा आधुनिक हरियाणा में है, तो उसी के पास बंदी बना लिया गया था। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ।
तो ये पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1192 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। और उसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई थी। ये आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ इस संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उन्हें बंदी बना लिया गया, इसके बाद उन्हें कहां ले जाया गया इस संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन्हें बंदी बना के गजनी ले जाया गया था, यानी कि अफगानिस्तान ले जाया गया था और बाद में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उन्हें वापस फिर से राजा बनाया गया था, क्योंकि उनके सिक्के जारी किए गए थे। किनके? पृथ्वीराज चौहान के। तो उन सिक्कों पे पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं है बल्कि मोहम्मद गौरी का नाम है। तो उन सिक्कों के आधार पर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बाद में राजा बनाया गया था। लेकिन एक तीसरे तरह के इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तराइन युद्ध का वर्णन मिनहाज उस सिराज ने अपने तबकात नासिरी ग्रंथ में किया है। देखिए, आपसे अगर कोई साधारण तौर पर भी प्रश्न पूछे कि तराइन युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो तबकात नासिरी में किया गया है और पृथ्वीराज रासु ग्रंथ में किया गया है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुब उद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि तराइन युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया था। इसके बाद कुतुब उद्दीन ऐबक को भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के विरुद्ध आक्रमण किया और कन्नौज के राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज को बुरी तरह लूटा था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये गलत है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा होता तो फिर 1194 में मोहम्मद गौरी दोबारा से जिंदा होकर नहीं आता। 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद, तो जयचंद के मध्य युद्ध हुआ था। कहाँ पे? चंदावर नामक स्थान पे। चंदावर नामक स्थान कन्नौज और इटावा के बीच में है। आपको ये ध्यान रखना है, कन्नौज और इटावा दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। तो वहां पे युद्ध हुआ और युद्ध चल ही रहा था, तो उसी समय जयचंद की आंख में तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई, इसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने कन्नौज को बुरी तरह लूटा था, लेकिन अधिकार नहीं किया था, केवल लूटा था। 1196 में मोहम्मद गौरी ने वयाना के राजा कुमारपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें कुमारपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए, बयाना राजस्थान में है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि बयाना कहाँ है? राजस्थान में है, भरतपुर जिले में। तो वहां 1196 में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। तो वहां के राजा ने युद्ध करने के बजाय आत्मसमर्पण कर दिया था। 1196 में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था, जिसमें ग्वालियर के राजा सुलक्षण पाल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूं कि 1196 में बयाना के विरुद्ध किया था और 1196 में ही ग्वालियर के विरुद्ध किया था। लेकिन बयाना और ग्वालियर के राजाओं ने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने के बजाय उसकी अधीनता स्वीकार करना उचित समझा था और दोनों राजाओं ने अधीनता स्वीकार की भी थी। बयाना और ग्वालियर विजय के बाद मोहम्मद गौरी कुतुब उद्दीन ऐबक को शासन की जिम्मेदारी देकर वापस गजनी चला गया था और अपने साथ बहुत सारा धन भी ले गया था। तो यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक किताब में, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बयाना और ग्वालियर विजय के बाद मोहम्मद गौरी इतना धन उसने इकट्ठा कर लिया था, इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उसे भारत से 1400 ऊंटों पर उसे लाद के अफगानिस्तान ले जाना पड़ा था। अगर ये बात थोड़ी बहुत भी सच है तो 1400 ऊंट बहुत होते हैं। 1400 ऊंट पर लाद के ले जाना बहुत बड़ा काम होता है। यहां से इतना धन ले जाना अफगानिस्तान, वो भी। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी कहानी थी। कुतुब उद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोहों को बलपूर्वक कुचला, जिसमें कई गांव आग के हवाले कर दिए गए थे।
1197 में कुतुबउद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, लेकिन सोलंकी राजा भीम द्वितीय की बुरी पराजय हुई और अनहिलवाड़ा को बुरी तरह लूटा गया था। किसके द्वारा? कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा। 1198 में कुतुबउद्दीन ऐबक ने बदायूं और कन्नौज को फिर से लूटा था। बदायूं और कन्नौज दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। 1202 में कुतुबउद्दीन ऐबक ने कालेंजर के राजा परमर्दी देव के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें अंततः ऐबक की जीत हुई और हसन अर्नल को वहां के शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 1202 में क्या हुआ कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने कालेंजर के राजा थे परमर्दी देव, जिन्हें राजा परमाल के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके विरुद्ध आक्रमण किया था। कालेंजर आधुनिक बुंदेलखंड में है, तो उनके विरुद्ध आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पे कई इतिहासकारों की कई कहानियां हैं अलग अलग। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि कालेंजर के किले को घेर लिया था और वहां पर कई महीनों तक ये घेरा डला हुआ था। बाहर से जो खाने पीने का सामान आता था उसकी सारी सप्लाई बंद कर दी गई थी। तो उसी समय क्या हुआ कि राजा परमर्दी देव थे, उनकी मृत्यु हो गई थी महल के अंदर ही। एक मंत्री थे उनके, तो उन्होंने इस मोर्चे को संभाला। लेकिन जब खाने की आना जाना ही बंद हो गया, जो बाहर से अनाज आता था उसका आना ही जाना बंद हो गया था, तो वो भी मजबूर हो गए थे। इसमें अंत में जीत किसकी हुई थी? कुतुबउद्दीन ऐबक की हुई थी। जीत के बाद क्या हुआ था कि हसन अर्नल को वहां के शासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि परमर्दी देव तो खत्म ही हो चुके थे। तो इस तरह की कई कहानियां मिलती हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी मिलती हैं कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि परमर्दी देव को अपने अधीन शासक वहां का नियुक्त किया था। ऐसी भी कहानियां मिलती हैं कुछ। तो जो भी हो, ये अंत में यहाँ पे जीत कुतुबउद्दीन ऐबक की ही हुई थी। बस आपको इतना ही याद रखना है। 1202 में ही कुतुबउद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें बिहार के राजा इंदुमन भीरू पराजित हुए और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए 1202 ईस्वी में क्या हुआ था कि कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को आदेश दिया था कि बिहार और बंगाल पर जाके आक्रमण करो। तो सबसे पहले बिहार पे आक्रमण किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, और उस समय बिहार के जो राजा थे जिनका नाम था इंदुमन भीरू, लेकिन वो पराजित हुए। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तबकात नासिरी में इनकी चर्चा बहुत अच्छे से करी गई है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया उस समय उसमें 90 लाख से अधिक ग्रंथ रखे हुए थे। जब उनमें बख्तियार खिलजी ने आग लगाई तो आग करीब 6 महीने तक जलती रही। अगर इसका आपको पूरा विवरण पढ़ना है तो तबकात नासिरी में जाके आप पढ़ सकते हो। बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के बाद बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन थे, जिन्होंने बख्तियार खिलजी के डर से देश के प्रख्यात ब्राह्मणों को बुलाकर ऐंद्री महाशांति यज्ञ करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर दिया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया तो उसी समय जो लक्ष्मण सेन थे बंगाल के राजा, उन्हें ये एहसास हो गया था कि बख्तियार खिलजी बिहार को जीतने के बाद सीधा बंगाल पे आक्रमण करेगा। लक्ष्मण सेन ने युद्ध करने की बजाय ऐंद्री महाशांति यज्ञ, ये एक बहुत ही पवित्र यज्ञ माना जाता है, इसको करवाना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि ऐंद्री महाशांति यज्ञ से बख्तियार खिलजी की बुद्धि शांत होगी और वो वापस लौट के चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बख्तियार खिलजी ने नदिया पे आक्रमण कर दिया, जो कि लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन को जब ये पता चला तो लक्ष्मण सेन अपने किले के पीछे वाले दरवाजे से निकल के पूर्वी बंगाल में जाके ठहरे। पूर्वी बंगाल का मतलब है आधुनिक बांग्लादेश। तब तक बख्तियार खिलजी की सेना ने नदिया को बुरी तरह तबाह कर दिया था, बहुत बुरी तरह लूटा था। लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़कर भाग गए। बख्तियार खिलजी ने नदिया में खूब लूटपाट मचाई और बंगाल पर अधिकार कर लिया था, यानी कि पश्चिम बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि बख्तियार खिलजी ये जानता था इस बात को कि अगर नदिया ही राजधानी बनाएंगे तो नदिया जो राजधानी है वहां पर सबसे ज्यादा समर्थक किसके थे? लक्ष्मण सेन के थे। इसीलिए राजधानी को परिवर्तित करके लखनौती को राजधानी बनाया गया था।
लखनौती पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक पुराना शहर है जिसे आज गोंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है वो है लक्ष्मणावती। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मध्यकाल में इसे लखनौती कहा जाता था, आज इसे लखनौती नहीं कहा जाता है, आज क्या कहा जाता है, गोंड कहा जाता है। बिहार और बंगाल को जीतने के बाद 1205 में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन वहां की जनता ने राजा के साथ मिलकर बख्तियार खिलजी की सेना को बुरी तरह खदेड़ा। तो यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए 1205 में बख्तियार खिलजी को ऐसा लगा कि मैंने बिहार भी जीत लिया है, बंगाल भी जीत लिया है, अब सारा भारत कब्जे में तो हो ही गया है, चलो तिब्बत पे भी आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि भारत में जनता है थोड़ी जातिवादी, तिब्बत में जातिवादी नहीं है, क्योंकि भारत में जातिवाद है तो वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन तिब्बत में कुछ माहौल अलग था। वहां की जनता ने राजा के साथ मिलकर, क्योंकि सेना उतनी नहीं होती थी राजाओं के पास, अगर जनता सहयोग करती थी तो ठीक है, नहीं करती थी तो वो युद्ध हार जाती थी। तो वहां की जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। तो वहां से इतनी बुरी तरह से खदेड़ा गया बख्तियार खिलजी को कि बख्तियार खिलजी आके भयंकर रूप से बीमार हो गया। इसके बाद 1206 में अली मर्दन नामक एक सरदार ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। 1206 में ही मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा खोखरों का बुरी तरह दमन किया गया था। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु पर। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार हैं हमारे देश के जो ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों हुई थी, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी कम सच्चाई है, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा है तो 1194 में जो युद्ध हुआ था चंदावर का, फिर उसमें कौन आया था, उसमें भी तो मोहम्मद गौरी आया था। अगर वो पहले ही मर चुका है तो फिर भाई जिंदा होके दोबारा तो आ नहीं सकता कोई। इसके बाद 1196 में बयाना और ग्वालियर पे आक्रमण किया था, किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने ही किया था। एक अंध खुद का युद्ध हुआ था, हालांकि इसकी चर्चा मैंने इसमें नहीं की है। अंध खुद का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म शाह, जो कि ख्वारिज्म के शासक थे। और इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरह पराजय हुई थी अंधखुद के युद्ध में। तो ये युद्ध दर्शाते हैं कि मोहम्मद गौरी उस समय तक जिंदा था, ये दर्शाते हैं इस बात को। तो इसलिए जो इतिहासकार ऐसा लिख रहे हैं वो केवल और केवल पृथ्वीराज रासो का सहारा ले रहे हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहारा नहीं ले रहे हैं। अब कुछ दूसरे इतिहासकार हैं वो अलग बात करते हैं, चलिए उनकी देख लेते हैं। खोखरों का दमन करने के बाद मोहम्मद गौरी वापस गजनी जा रहा था, परंतु सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए खोखरों का दमन करने के बाद मोहम्मद गौरी वापस गजनी जा रहा था, लेकिन सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206, अब यहाँ पर 15 मार्च 1206 लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने 24 जून 1206 लिखा हुआ है। कोई इतिहासकार 15 मार्च 1206 लिख रहा है तो कुछ इतिहासकार 24 जून 1206 लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको तारीख याद नहीं रखना है, सीधा साल को याद रखना है कि 1206। नमाज पढ़ते समय किसी खोखर जाति के युवक ने, सरदार लिखा हुआ है हालांकि इतिहास में, तो किसी खोखर जाति के युवक ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। इस हत्या के पीछे जो षड्यंत्र माना जाता है वो ऐसा माना जाता है कि खोखरों का दमन किया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो इसी का बदला लेने के लिए किसी खोखर सरदार ने मोहम्मद गौरी को नमाज पढ़ते समय उनकी हत्या कर दी थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार और हैं वो अपनी और भी राय देते हैं। इतिहासकार जितने हैं वो अपने अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और अपना शासन शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पर गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने इसकी शुरुआत की थी, कुतुबउद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबउद्दीन ऐबक किनका प्रतिनिधि माना जाता है, मोहम्मद गौरी का, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र तो था नहीं। तो इसीलिए भारत के शासन की जो जिम्मेदारी थी वो किसके हाथों में थी, कुतुबउद्दीन ऐबक के हाथों में थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक स्वतंत्र हो गया था और मोहम्मद गौरी का जो मकबरा है वो सोहाबा झेलम के पास है पाकिस्तान में। तो
तो आपको याद क्या रखना है, जितना मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। और वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।